नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन का एक मीनिंग समझा था, एक कॉमन बेसिक इसके बारे में जानने की कोशिश करी थी। आज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट को फिर से क्लियर करते हैं एक बार। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है और हम इसे क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड आपको 3 पॉइंट क्लियर करना है, कोई भी हो, चाहे वो अकाउंट्स है, बिजनेस है, किसी भी सब्जेक्ट का रिलेटेड कोई पॉइंट है। जब भी आप कुछ नया सीखते हो आपको सबसे पहले 3 पॉइंट आपके दिमाग में क्रिएट होंगे और उन्हीं तीनों को आपको सॉल्व करना है। पहला पॉइंट आता है ये क्या है, दूसरा पॉइंट क्यों करते हैं, और तीसरा आता है कैसे करते हैं। ये 3 प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर होते हैं और करने चाहिए आपको, आपके दिमाग में ये आने भी चाहिए और इनका सॉल्यूशन भी आपको समझना होगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास कि हम ये जो कर रहे हैं वो क्या है, क्या है ये। सेकंड प्रश्न क्यों है, हम क्यों करते हैं ये। और तीसरा पॉइंट आता है अपना कैसे करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, तो ये हमारे लिए अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। प्रश्न आता है इक्वेशन, आपने छोटी क्लास में देखा है। इक्वेशन का मीन्स होता है आपके पास 2 साइडें होगी, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, प्लस माइनस, कोई भी 2 साइडें होगी। तो हम एक इक्वेशन को लेके चलते हैं तब आपके पास 2 साइड होती है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के एक साइड और बराबर के इस साइड। हम ये जानते हैं कि इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर रहती है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ हम यही समझेंगे कि आपके व्यापार में जो व्यापारी पैसा लगाता है या आपके व्यापार में जितनी संपत्तियां हैं, जितनी संपत्ति आपने अपने व्यापार में लगाई है उतना ही दायित्व होगा। जितनी संपत्ति है उतना ही दायित्व होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जितनी असेस्ट आपके पास क्रिएट हुई है उतना का उतना आपके पास लायबिलिटीज भी होगा। क्योंकि कहने का मतलब हमारे पास में ये क्लियर है कि हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि जितना आपने आया है तो वो किसी ने दिया भी होगा। हम ये कहते हैं कि हमने 10,000 का माल खरीदा है, तो जब हमने 10,000 का माल हमारे पास आया है तो हमारे पास 10,000 रुपये देना भी तो पड़ेगा। केवल हम माल खरीदने से ही सफिशिएंट नहीं हो पाता ना। माल खरीदा मतलब आपको 10,000 देने पड़ेंगे, ये आपके दायित्व है। 10,000 रुपये का माल आया है मतलब आपके पास संपत्ति आई है 10,000 की, तो उतना पैसा देना हमारी एक दायित्व बन जाता है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम ये कहना चाहते हैं जितना पैसा आपके पास असिस्ट के तौर पे पड़ा है उतनी की उतनी लायबिलिटीज भी होगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने मीन ये समझा था कि जब चिट्टे को समीकरण के रूप में लिखते हैं उसी को हम लेखांकन समीकरण कहते हैं। चिट्टा एक फाइनल अकाउंट का लास्ट स्टेप होता है। यह आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके पास क्या, कितनी असेस्ट, कितनी लायबिलिटीज है। बाय अकाउंटिंग इक्वेशन आप 5 प्रकार के अकाउंट्स को समझते हो और उन्हीं खातों के बेस पर ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। वी हैव द 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट इज कैपिटल, लायबिलिटीज, असेस्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम इन 5 अकाउंट्स को अपनी पिछली क्लास में समझ चुके हैं, बट एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे। इनके एग्जाम्पल को लेकर थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और फर्स्ट अकाउंट इज असेस्ट या कैपिटल, कोई भी लिख लीजिएगा। पहला आता है आपके पास कैपिटल। हम ये कैपिटल का मीन्स यहाँ ये समझते हैं कि आपका जो प्रोपराइटर है, जो स्वामी है, उसने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है उस पैसे को ही हम कैपिटल कहते हैं, वो ही हमारे लिए पूंजी होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि आपका कैपिटल आपके प्रोपराइटर को शो अप करता है, एज ए रिप्रेजेंट करता है। आपका प्रोपराइटर आपके बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो हम कैपिटल से लिखते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, द कैपिटल शोइंग द प्रोपराइटर। सीधी सी बात है, कैपिटल प्रोपराइटर को शो करता है। एनी ट्रांजेक्शन डन बाय द प्रोपराइटर दैट रिकॉर्डेड एज ए कैपिटल। यदि कोई ट्रांजेक्शन प्रोपराइटर ने किया है, देखिए प्रोपराइटर 2 ही ट्रांजेक्शन कर सकता है। आपका स्वामी आपके बिजनेस के साथ 2 ही ट्रांजेक्शन करता है जनरली, एक तो वो पैसा लगाता है या पैसा निकालता है, और इन दोनों ही कंडीशन के लिए आप अपनी कैपिटल को यूज करते हो। अवर सेकेंड पॉइंट इज लायबिलिटीज।
देखिए लाइबिलिटीज को हिंदी में दायित्व या देयता बोलते हैं। देयता, यदि आपको ये वर्ड कहीं नजर आता है तो उसका मतलब भी लाइबिलिटीज है, और यदि दायित्व लिखा हुआ है दैट मीन इट इज ऑल्सो लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमें कुछ देना बाकी है। इन फ्यूचर वी हैव टू पे द अमाउंट टू आउटसाइडर पर्सन, दैट इज अवर लाइबिलिटीज। यदि हमें भविष्य में कोई पैसा किसी को देना है तो उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं लेनदार देय विपत्र ऋण और बैंक अधिविकर्ष। देखिए ये चार एग्जाम्पल मैंने आपके लिखे हैं जो लाइबिलिटीज के मेजर और कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रेडिटर्स, लेनदार। पिछली क्लास के बाद आप में से किसी ने पूछा भी था मुझे ये कि ये होते क्या है आखिरकार। ये देखिए इनका मीनिंग हम थोड़ा समझते हैं, डिस्कस करते हैं एटलीस्ट होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं लेनदार। मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूं फिर इसको बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। लेनदार का मीन होता है वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे उधार खरीदा गया है या उधार लिया गया है। उधार लेना मतलब आज हमने पैसा दिया नहीं है, इन फ्यूचर हम उसका पेमेंट करेंगे। तो जिस किसी पर्सन से हम उधार लेते हैं, हमने किसी पर्सन से एज ए क्रेडिट लिया है, उसी को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। इसको पेमेंट इन फ्यूचर देना होगा, इसलिए हमारे लिए लायबिलिटीज है। आप यदि नहीं समझ पा रहे हो तो आप वापस मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि क्रेडिटर्स आखिर होता क्या है। क्रेडिटर्स का मीन्स होता है कि जिस किसी पेमेंट को आपको इन फ्यूचर किसी पर्सन को देना होगा। हमने किसी व्यक्ति से उधार खरीदा है, लिया है, चाहे आप माल खरीदो, कोई अदर असेट खरीदो या पैसा लो, हमने किसी व्यक्ति से उधार खरीदा है, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होगा। सेकंड आता है देय विपत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल और इसी के सिमिलर एक वर्ड आता है बिल्स रिसेबल। जिस तरह से क्रेडिटर्स आया है उसी का सिमिलर एक है डेटर्स। पहले हम डेटर्स क्रेडिटर्स को थोड़ा क्लियर करते हैं। क्रेडिटर्स मींस जिससे हमने उधार खरीदा है, और डेटर्स मींस जिसको हमने उधार बेचा है। यहां हम एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे पास हमने खरीदा है तो बेचा भी होगा। When we have purchased, then we have to sold this goods to another person, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हम खरीद रहे हैं तो बेचने के लिए खरीदते हैं, और जो हमने बेचने के लिए खरीदा है उसी को हम किसी पर्सन को बेच रहे हैं। हमने उधार खरीदा, दैट मीन इट इज अवर क्रेडिटर्स, और हम किसी को उधार बेच रहे हैं, इट इज द डेटर्स। क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी एंड डेटर्स इज असेस्ट। दोनों का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमें ये पैसा देना बाकी है, और डेटर्स असेस्ट है क्योंकि हमें वो पैसा लेना है। इन फ्यूचर वी हैव टू रिसीव दिस अमाउंट फ्रॉम दिस पर्सन, क्यों हम भविष्य में वो पैसा वहां से रिसीव करेंगे, हमारे लिए एक प्रकार से असेस्ट है। जब भी चाहे वो पैसा हम ले सकते हैं, तो हमारी संपत्ति मानते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, असेस्ट एंड सॉरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स इज असेस्ट, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी। जब उधार खरीदते हैं डेटर क्रेडिटर्स, बेचते हैं डेटर्स हो गया। अब इन दोनों से रिलेटेड ही दो वर्ड आते हैं, बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल। देय विपत्र को बोलते हैं बिल्स पेबल, और इसी से रिलेटेड आता है बिल्स रिसेबल। देखिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, मुझे थोड़ा उस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति को उधार बेचा है। मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे 5,000 रुपए का माल चाहिए। आपने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं, आप ले जाओ। बोले आपने मुझे कहा सर आप लेके जाओ 5,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको दे देंगे। मैंने कहा मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं आपको ये पैसा 2 महीने बाद दूंगा। आपने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दीजिएगा, कोई मना नहीं है। तो आपसे मैं जो माल लेके आया हूं, आपने मुझे माल बेचा है, मैं आपका डेटर्स हो गया, पहली बात। अब मुझे बताओ कि जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है, क्या श्योरिटी है कि वो आपको पेमेंट करेगा ही करेगा? भाई ऐसी क्या श्योरिटी है कि वो आपको पैसा देगा ही देगा? क्या किसी व्यक्ति की नीयत खराब नहीं हो सकती?
क्या मेरी नीयत खराब नहीं हो सकती? मैंने यदि आपको इन फ्यूचर 2 महीने बाद आपको ये कह दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्या कर लोगे आप? तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने मुझे माल बेचा था? देखिए बेटा, वाउचर से कोई या इनवॉइस से कोई कोर्ट कंप्लेन नहीं कर सकता। आपने मुझे माल बेचा, मैंने आपसे उधार खरीदा, इस बात का आपके पास क्या लीगल प्रूफ है? आपके पास ऐसा कौन सा लीगल प्रूफ है जिससे आप मुझे कह सकते हो कि आपने मुझे खरीदा था? आप जो बिल लिख रहे हो उस बिल को हम यहाँ पे कहते हैं इनवॉइस। जो आप बिल का मतलब जानते हो उसको हम जनरली इनवॉइस बोलते हैं कि मैंने आपसे माल खरीदा है, उधार पे खरीद के दे दिया। उसे लीगल प्रूफ नहीं है वो, क्योंकि आप बिल तो अपने मर्जी से, क्योंकि अपने बिल बुक में बिल बनाना है भाई, आपके पास बिल बुक होगी, आप मर्जी से किसी के भी नाम पे बिल बना के फाड़ दोगे तो वो कोर्ट वैलिड नहीं करती है। कोर्ट उसे वैलिड नहीं करेगी कि इसी आधार पर आप मुझसे क्लेम कर सको। इसके लिए एक हमारे यहाँ पे प्रोविजन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला, कि आप मुझे रिटर्न पेपर, एक स्टाम्प पेपर पे हमसे लिखवा कर लिया जाता है। जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है उस व्यक्ति से एक स्टाम्प पेपर पे हम बिल्कुल ही टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि जैसे आपसे मैंने माल खरीदा था, आप एक स्टाम्प पेपर पे लिखोगे कि मेरा नाम लिख दिया कि आपने इस डेट को हमारे यहाँ से इतना माल खरीदा है, आप ये पैसा 2 महीने बाद पेमेंट करोगे, और उस बिल पे मैं अपने साइन करूंगा। उस स्टाम्प पेपर पे मैं साइन करके एक्सेप्ट करूंगा कि वास्तव में मैंने आपसे माल लिया या पैसा लिया है, और मैं आपको ये पैसा आफ्टर 2 मंथ पे करूंगा। ये मैं ऐसी आपसे, आप मुझे ऐसा एक ऑर्डर देते हो कि भैया आपको इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट करना होगा, इन फ्यूचर मैं ये 2 महीने बाद पैसा नहीं दे पाता हूं, तो इस बिल के आधार पर, इस स्टाम्प पेपर के आधार पर यू हैव टू गो इन कोर्ट। आप उसी के आधार पर कोर्ट में जा सकते हो। बाकी नॉर्मल किसी कारण से कोर्ट आपकी बात एक्सेप्ट ही नहीं करता है, आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए। तो हम जो लीगल प्रूफ क्रिएट करते हैं वही होते हैं हमारे बिल्स रिसेबल और बिल्स पेबल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपसे खरीदा है, आपने मुझे माल बेचा है, आप आपकी श्योरिटी के लिए मुझसे कागज पे लिखवा के ले रहे हो कि मैं आपको ये पैसा इतने महीने बाद दूंगा, तो वो आपके लिए बिल्स रिसेबल होगा। जब किसी देनदार से हम बिल लिखवा कर लेते हैं वो हमारे लिए बिल्स रिसेबल होता है, और जब हम बेचते हैं तब तो हमने बिल्स रिसेबल लिखवाया है, हमने खरीदा भी तो होगा। आपने मुझे बेचा तो आपने भी तो कहीं से खरीदा होगा। देखो, बिल्स रिसेबल का मतलब कॉमन सी बात है, आपने मुझे माल बेचा, मैं आपका डेटर्स हूं, मेरे पास क्या श्योरिटी है कि मैं आपको पेमेंट करूंगा? तो सिंपल सी बात है, ये कोई श्योरिटी है नहीं, किसी व्यक्ति के शक्ल पे लिखा हुआ नहीं होता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, इसकी नीयत साफ है या नहीं है। 2 महीने बाद मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने आपको पैसा नहीं दिया, मान लीजिए आपके 10,000 का माल मैं लेके चला गया, पैसा ही नहीं दिया, आपका नुकसान हो जाएगा ना। और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने मुझे माल भी दिया था या आपने मुझसे उधार माल दिया था, कोई प्रूफ नहीं है। तो आप एक स्टाम्प पेपर पे लिख कर लेते हो मेरे से, एक स्टाम्प पेपर पे डेटर से लिखवाया जाता है कि आप मुझे ये पैसा इतने टाइम बाद दोगे, उसी को बोलते हैं बिल्स रिसेबल। मैं बिल्स रिसेबल समझा रहा हूं, पेबल 2 मिनट बाद समझेंगे। फिलहाल बिल्स रिसेबल समझिएगा कि जब कोई देनदार आपको ये लिखित प्रपत्र पे देता है कि मैं आपका भुगतान इतने समय बाद दूंगा, ये फिक्स टाइम पीरियड बताना पड़ता है, मैं आपको इस डेट को पैसा दूंगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और वही आपका बिल्स रिसेबल है। बिल्स रिसेबल हम डेटर्स से लिख के लेते हैं और बिल्स पेबल हम अपने क्रेडिटर्स को लिख के देते हैं। जिस तरह से आपने बिल्स रिसेबल लिखवाया है, ठीक इसी प्रकार से आपका क्रेडिटर्स आपसे बिल्स पेबल लिखवाता है। आप भी तो किसी से उधार खरीद रहे हो, तो आप उसको लिख के दे रहे हो, वो बिल्स पेबल है, और आप जिससे लिख के ले रहे हो वो आपका बिल्स रिसेबल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल। नेक्स्ट, आफ्टर बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लोन, ऋण जिसको बोलते हैं। देखिए, लोन को आप अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको आप बोरोविंग्स भी कहते हो, हिंदी में इसको कर्ज भी कहा जाता है। देखिए, उधार पैसा लेना, बस ऋण का मतलब ही इतना सा है। जब हम किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेते हैं उसी को बोलते हैं ऋण। उधार मतलब इन फ्यूचर उसका पेमेंट करोगे। आज मुझे पैसे की आवश्यकता थी, मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा भैया मुझे पैसे की आवश्यकता, आपने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, ले जाओ, 1 महीने बाद वापस दे देना, वो मैंने लोन लिया है। अब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मैं लोन आपसे न ले बैंक से ले लिया,
किसी फाइनेंशियल कंपनी से ले लिया, तो वो एक अलग अलग लोन होते हैं हमारे पास। तो लोन का मतलब होता है किसी से पैसा लेना। ये लोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। देखो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है ऐसे ऋण जिसका भुगतान सामान्यतः 1 वर्ष में करना होता है। ऐसे लोन होंगे जिसका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर पे कर लोगे, वो तो होता है शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन जिसको बोलते हैं। और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है ऐसे ऋण जिसे 1 वर्ष बाद पेमेंट किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना था, आपने होम लोन ले लिया, तो वो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड का होता है, क्योंकि जनरली हम 1 साल तो घर बनाने में लग जाता है। तो कहने का मतलब होता है जो हमने किसी रियल असेस्ट या फिर हम फिक्स असेस्ट के लिए कोई लोन ले रहे हैं जिसमें ज्यादा पैसा भी लिया जाता है, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। और शॉर्ट टर्म कोई छोटा मोटा जैसे डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस पे करना है या कोई छोटा सा खर्चा पे करने के लिए आप ले रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लोन। एटलीस्ट दोनों ही आपके लिए लाइबिलिटीज होते हैं, दोनों ही आपको आउटसाइडर पे करने होते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लास्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन होता है कि आपके बैंक में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा निकाल देना। ऐसा सामान्य इंसानों के लिए नहीं होता है, ये करंट अकाउंट में ऐसी बैंक फैसिलिटी देती है। करंट का मीन्स आपके बैंक में आप 4 प्रकार के खाते खोल सकते हो। बैंक में हम जनरली 4 टाइप के अकाउंट खोलते हैं। फर्स्ट इज करंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। अब सेविंग अकाउंट का मतलब जो आम पब्लिक होती है, सामान्य पब्लिक जैसा आप, मैं, हम सभी एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के अंदर। सेविंग का मतलब हम हमारी इच्छा अनुसार कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं, जिस पर बैंक ब्याज देती है, जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है। ठीक है। करंट अकाउंट जो सामान्यतः बिजनेस के लिए खोला जाता है, जिसमें आप एक दिन में कितने भी बार पैसा जमा कराओ, कितना भी निकालो, कोई लिमिट नहीं होती है। बट सेविंग अकाउंट में निकालने की लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट में आप मन मर्जी चाहे जितना पैसा नहीं निकाल सकते, पर डे उसकी लिमिट होती है कि आप दिन में इतना पैसा ही निकाल सकते हो। वो अलग अलग अकाउंट की नेचर के बेस पर लिमिट डिसाइड करती है आपकी बैंक। करंट अकाउंट में आपके पास जितना बैंक में पैसा जमा है उतना एक साथ में भी निकाल सकते हो, थोड़ा मर्जी पड़े उतना निकाल सकते हो, दिन में 10 बार चाहो तो 10 बार भी निकाल सकते हो, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम मात्र होती है, मतलब न के बराबर होती तो है लेकिन कम होती, बहुत कम होती है। और इसी अकाउंट में बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है ओवरड्राफ्ट वाली। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके बैंक में यदि पैसा नहीं भी है तो भी बैंक आपका पेमेंट कर लेती है। वो आपके बैंक के रिलेशन पर डिपेंड करता है। यदि आपका रिलेशन बैंक के साथ अच्छा है, आप बैंक के साथ में आपकी गुडविल है, तो बैंक आपका पेमेंट कर लेती है, अदरवाइज नहीं करती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि बैंक द्वारा भुगतान कर लेना, वही हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। और ये हमारे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटीज होता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, विद इन 1 ईयर में आपको इसको पे करना होता है। 1 ईयर तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराओगे, बैंक पहले ओवरड्राफ्ट का पैसा काट लेती है। बैंक इस पे ब्याज भी लेती है, ऐसा नहीं कि ब्याज नहीं लेती, बैंक इस पे ब्याज भी लेती है। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन लाइबिलिटीज थी। फिर हम बात करते हैं असेस्ट की। असेस्ट मीन्स जो हमारे पास यूज करने के लिए खरीदी गई है, वो चाहे फिक्स हो या करंट हो। फिक्स का मतलब होता है जो असेस्ट आपके बिजनेस पे लॉन्ग टर्म तक लगी हुई है वो फिक्स होती है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो करंट होती है। देखिए इसके बाद हम एक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना कैसे बनाओगे, कैसे काम करोगे। तो आपके पास बुक होगी आपकी 11th अकाउंटेंसी की, एनसीईआरटी की बुक से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न में दिमाग में प्रश्न चलेगा, सर पहले दूसरे ने आपका क्या बिगाड़ा है, उनको क्यों नहीं करा रहे हो। तो देखिए उनके अंदर 2-2 3-3 ट्रांजेक्शन ही है, जो पहले एक बार थर्ड क्वेश्चन समझ के वो दोनों आप होमवर्क में आप खुद सेल्फ ट्राई कीजिएगा। नहीं आएंगे तो हम तो है ही है, हम कहाँ जाने वाले हैं, फिलहाल तो हम यही हैं, करवा लेंगे आपको। बट पहले हम तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे लिए कुछ उसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन भी है और कुछ समझने लायक भी है। तो आई होप आपके पास बुक होगी, आप बुक को खोलोगे और समझने की कोशिश करोगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए पेज नंबर 96 एनसीईआरटी क्लास 11 अकाउंटेंसी की बुक है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 1,75,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो उस समय आपको इस तरह का एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है,
असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपको इस फॉर्मेट में काम करना है। मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट पहले से बना रखा है, आप उसको ट्रांजैक्शन पढ़कर बनाओगे। एक बार हम इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। मैं सारे ट्रांजैक्शन आपके सामने बोलकर समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ट्रांजैक्शन आपको लिखा 1,75,000 रुपए में व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश 1,75,000। देखिए हमने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था, आज फिर से बता देते हैं आपको कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन देखते हो वो आप इक्वेशन में इसको सेट करोगे तब आपके पास दो अकाउंट ओपन होंगे, चाहे कोई से भी दो अकाउंट हो। जैसे आपके इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट हो रहे हैं, कैश एंड कैपिटल। बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, सो आवर फर्स्ट अकाउंट इज कैश एंड सेकंड इज कैपिटल। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो दैट मीन वी हैव टू ओपन ए कैपिटल अकाउंट। मीन्स आपके पास कैश और कैपिटल दो अकाउंट होंगे, तो आप कैश तो मेरी असिस्ट होती है और कैपिटल ऑलरेडी आपके पास, को उसको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको लिखना ही है। हमारे पास पहला कॉलम आएगा एसआर नंबर, सेकंड इज पर्टिकुलर एंड थर्ड, फिर यहाँ से आप असिस्ट लिखना स्टार्ट करोगे। पहली असिस्ट हमारे पास खुल गई कैश, तो हमने कैश लिख दिया। और कैपिटल, तो उसके लिए एक सफिशिएंट स्पेस छोड़कर मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा। उससे पहले हम अगला ट्रांजेक्शन एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है रोहित से माल खरीदा। देखिए जब हम माल खरीदते हैं, मैंने पहले भी यही समझाया था, आज फिर बता देता हूं, माल खरीद रहे हैं जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया हुआ है और ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं है, जैसे रोहित से माल खरीदा, यदि ये लिखा होता रोहित से नकद माल खरीदा तब तो ये कैश ट्रांजैक्शन होता। बट किसी व्यवहार में कैश नहीं दिया हुआ है, केवल किसी व्यक्तिगत का नाम दिया है, तो ये उधार होगा। और जब भी हम उधार खरीदते हैं हमारे पास एक लायबिलिटी क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। इन दिस ट्रांजैक्शन वी हैव टू अकाउंट ओपन, फर्स्ट इज स्टॉक एंड सेकंड इज क्रेडिटर्स। क्योंकि हमने माल खरीदा है और इन अकाउंटिंग इक्वेशन में माल के लिए हम एक अकाउंट फिक्स कर रखे हैं स्टॉक। सो अवर सेकंड ट्रांजैक्शन वी हैव टू ओपन टू अकाउंट, first is stock and second is creditor. Stock is our assets and creditors is liabilities. Stock आपके लिए assets है और creditors हमारे लिए liabilities है। तो हम दोनों ही साइड में एक एक अकाउंट ओपन करेंगे। assets साइड में आप लिखोगे stock and liability साइड में आप लिखोगे creditors। Any doubt? देखिए बेटा, यदि आपको कोई समस्या रह रही है, मैं जो समझा रहा हूँ नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यदि एक छोटा सा पॉइंट भी है, आपके पास फैसिलिटी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा हाथों हाथ उसको समझाने की, या सेकंड वीडियो बना देंगे उसके लिए प्रयास करेंगे। आप हमारा कांटेक्ट आपके पास में, आप बिल्कुल ही हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है, हम कोशिश करेंगे, आप बता के देख लीजिएगा, जहां तक संभव होगा हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और कोशिश करोगे कि आप उसको अपने को समझने और करने के लिए भी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज मनीष को उधार बेचा। देखिए मनीष को उधार बेच रहे हो, उधार बेच रहे हो, जैसे ही हम उधार बेचते हैं तब हमारे पास एक डेटर्स क्रिएट होता है। खरीदते हैं तब क्रेडिटर्स, बेचते हैं तब डेटर्स। डेटर्स का मीन्स जिसको उधार बेचा है, और खरीदा होगा तब क्रेडिटर्स। डेटर्स इज अवर असेस्ट। अभी हमने 2 मिनट पहले समझा था, हमारे पास 2 पॉइंट है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स हमारे लिए असेस्ट होता है, तो हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करेंगे डेटर्स। अब क्या बेचा है, तो माल बेचा, तो माल के लिए ऑलरेडी हमारे पास में स्टॉक खुला हुआ है। जब कोई एक अकाउंट पहले से खोल दिया है तो उसे बार बार नहीं खोलता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? We have already opened the stock and in this transaction we are sold the goods to the monies as a credit. So our account open is debtors. हमारे पास एक डेटर्स अकाउंट भी ओपन हुआ है, ये भी असिस्ट होती है, तो असिस्ट साइड में हमने लिख दिया डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालय के प्रयोग हेतु फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपके लिए असिस्ट होती है, तो हमने एक अकाउंट ओपन कर लिया फर्नीचर। अब खरीद रहे हो तो खरीदोगे तो 2 ही ऑप्शन है, या तो उधार खरीदोगे या नकद खरीदोगे। उधार खरीदते तब तो क्रेडिटर्स खोल रखा है, नकद खरीदते हो तो कैश खोल रखा है। मतलब अब आपको एक्स्ट्रा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट हो गया रोहित को पूर्ण भुगतान कर दिया। रोहित को आप पेमेंट कर रहे हो, रोहित को पेमेंट कर रहे हो, रोहित इज अवर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑलरेडी ओपन है और पेमेंट कर रहे हो मींस कैश भी आपको ओपन करना है और पहले से किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मनीष से रोकड़ प्राप्त की, मनीष इज अवर डेटर्स, डेटर्स खुला हुआ है, कैश भी खुला हुआ है। फिर रेंट, रेंट का मीन्स खर्चा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि कोई एक्सपेंसेज है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेज मींस कैश और कैपिटल में से लेस करना होता है। कोई भी एक्सपेंसेज पे कर रहे हो आपको कैश में से लेस करना है, कैपिटल में से लेस करना है। देखते हैं समझते हैं इसको क्या। एंड ड्राइंग है तो उसके लिए भी अलग से कुछ करना नहीं, इट इज अवर लॉस मानते हैं इसको, कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। एटलीस्ट आपको करना क्या है आप ध्यान से समझिएगा। पहला ट्रांजेक्शन आप लिखोगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैश से 1,75,000, बाकी में कुछ नहीं आएगा, आपका कैश और कैपिटल में अमाउंट फिलअप करना है, ठीक है, क्योंकि कैश जितनी कैश आ रही है उतनी की उतनी आपकी कैपिटल भी है। तो आपने अमाउंट लिख दिया कैश में 1,75,000, कैपिटल में 1,75,000। नेक्स्ट अवर सेकंड ट्रांजेक्शन इज रोहित से माल खरीदा, हमने लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। अब आप मुझे थोड़ा सा समझाने या बताने की कोशिश करना कि जब हमने उधार माल खरीदा है तो क्या कैश आएगी या जाएगी। जब हम उधार खरीदते हैं तो कैश आएगी या जाएगी, तो कुछ भी नहीं होगा। जब हमने कैश माल को उधार खरीदा है तो कैश में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं आएगा, आप यहां से डैश कर दीजिए, ठीक है। उधार खरीदा है, जब हम खरीदते हैं तो माल बढ़ेगा या घटेगा, लिखना बेटा अपने चैट बॉक्स में या कमेंट में आंसर लिखेगा। जब हम परचेज करते हैं तो स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, माल खरीदेंगे तो माल बढ़ेगा या घटेगा, लिखो ना बेटा, लिखोगे तब समझ में आएगा। तो स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करना मेरा, तब जाके समझ आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आपको स्टॉक में लिख दिया 50,000। अब डेटर्स में तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि हमने तो खरीदा है, ना फर्नीचर से मतलब है ना ही कैपिटल से। आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, जितना माल खरीदा है उधार खरीदा है तो आपका क्रेडिटर्स बढ़ गया है, ठीक है। दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको हमेशा नया समीकरण बनाना पड़ेगा। जैसे ही दो ट्रांजैक्शन पूरे हो जाते हैं आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे और बनाओगे न्यू इक्वेशन। आप लिखोगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन 1,75,000, 50,000, यहाँ कोई नहीं आया, 1,75,000 and 50,000। नाउ आवर थर्ड ट्रांजेक्शन इज मनीष को उधार बिक्री, हम लिखते हैं यहाँ पे गुड्स सोल्ड टू मनीष। देखिए मनीष को माल बेचा है, मनीष को माल बेचा है आपने। जैसे ही आप मनीष को माल बेचते हो आपके यहाँ से माल जाएगा। देखिए जब आप माल बेचते हो तो हमारे पास दो प्राइस होती है, एक तो होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेलिंग प्राइस। हमारे दिमाग में प्रश्न चला सर ये कॉस्ट क्या है, हिंदी में बोलते हैं लागत। लागत का मीन्स ये होता है कि जो वस्तु आपने बेची है एटलीस्ट वो तो आपने खरीदी होगी या बनाई होगी, दो ही ऑप्शन है। भाई मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको ये चौक बेच दी, आप क्या करोगे वैसे, लेकिन फिर भी बेच दी, मान एट दैट सपोज करो कि मैंने आपको ये चौक बेच दी। मैं कहता हूं ये चौक आपको मैंने 10 रुपए में बेची है, तो मैंने भी तो खरीदी होगी या बनाई होगी, दो ही ऑप्शन है। अपने आप तो कहीं से मिलती नहीं है, और मैंने बनाई है या खरीदी है उसके लिए इस पे खर्चा लगता है। कोई भी चीज, कोई भी आइटम, ऐसी कोई आइटम नहीं है जो बिना खर्च आप बना सकते हो खरीद सकते हो। तो हमने जो माल बेचा है उसको हमने कितने में खरीदा था या कितने में बनाया था वही हमारी कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको लिखा मनीष को माल बेचा 17,500 रुपए लागत थी और आप उसे बेच रहे हो 20,000 रुपए। आप उस माल को बेच रहे हो 20,000 रुपए में, कि आपने जो माल बेचा है 17,500 रुपए का माल जो आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट थी 17,500, बट आप इंसोल्ड कर रहे हो 20,000 रुपए में।
तो हमारे यहाँ से माल कितना गया, मैं ये आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आपका वेट भी करूंगा, जब तक आप नहीं बोलोगे मैं लिखूंगा नहीं भैया। आपका माल 17,500 रुपए की लागत का था, 20,000 में बेचा है, तो मुझे ये बताओ आपके यहां से माल कितना गया? बोलो, लिखो, तब जाके मजा आएगा। एक कॉमन सा एडजस्टमेंट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या आंसर दिया है? 17,500 रुपए की, बिकॉज अवर कॉस्ट इज 17,500। तो हमारा माल कितना जाएगा? 17,500 रुपए का। अब आपने माल उधार बेचा है तो कैश में तो कुछ भी नहीं आएगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आपने माल ही तो उधार बेचा है, वो तो पैसा दे ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कैश में जीरो। सेकंड ऑप्शन, आपके पास उधार बेचा है तो डेटर्स कितने क्रिएट होंगे? डेटर्स मतलब आपने जिस व्यक्ति को, मनीष को बेचा है, मनीष से कितना पैसा लेना है? 17,500 रुपए का माल था जो हमने 20,000 में बेचा है, 17,500 की जगह 20,000 में दिया है, तो आपको मनीष से कितना पैसा लेना है? 20,000 या 17,500? जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज गिव मी। कितना लिखोगे? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया हेतल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। 20,000। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया है। अब मुझे बताओ, 17,500 का माल था, 20,000 में बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? भाई 17,500 का माल था, आप 20,000 में बेच रहे हैं। अवर गुड्स इज 17,500 एंड वी आर सेलिंग द गुड्स इज 20,000। इन दिस कंडीशन वी हैव प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 17,500 का माल था, 20,000 में बेचा, हमें प्रॉफिट कितना हुआ? ये सब आपसे चाहिए। चलो मैं बता देता हूं। आपका जो प्रॉफिट होता है, देखिए किसी भी कंडीशन में यदि आपको प्रॉफिट होता है, कैपिटल में ऐड करोगे, लॉस होता है कैपिटल से लेस करोगे। ये याद रख लो, मतलब एक पॉइंट दिमाग में क्लियर कर लो कि any condition we have profit then add in capital and any condition we have loss less from capital। बस यही याद रखना है। प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड कर लो आंख बंद करके, लॉस होता है तो लेस कर लो। अब दिमाग में एक प्रश्न चलेगा, क्यों करना? ये चल सकता है भाई आपके दिमाग में, सर आपने कह तो दिया आंख बंद करके ऐड कर लो, लेस कर लो, एटलीस्ट करना क्यों है? ऐड क्यों करवा रहे हो, लेस क्यों करवा रहे हो? तो इसका कारण ये है कि कैपिटल आपका प्रोपराइटर को शो करता है, प्रोपराइटर काम ही इसीलिए करता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, कि जितना आपको प्रॉफिट होगा वो सारा प्रोपराइटर लेके जाएगा, लॉस होगा तो वो भी वही भरेगा। इसीलिए आपको जितना प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, आपको कैपिटल के अंदर एडजस्ट करना है। and in this transaction we have profit of 2,500, so add in a capital, amount is 2,500। अब आप बाकी के अंदर डैश करके न्यू इक्वेशन क्रिएट कर लीजिएगा। आप यहां लिखोगे न्यू इक्वेशन 1,75,000, इसमें से इसको लेस करो, कितना बचा पीछे? 32,500। 20,000 ऐड कर लिया, 1,77,500 एंड नेक्स्ट क्रेडिटर्स इज 50,000। नाउ अवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कार्यालय के प्रयोग हेतु फर्नीचर खरीदा। हम यहाँ लिखते हैं फर्नीचर परचेज्ड। देखिए फर्नीचर खरीदते हैं, कैश आएगी या जाएगी? क्योंकि हमने कैश में खरीदा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि उधार है, तो ऐसी कंडीशन में कैश में खरीद रहे हैं तो कैश आ रही है, जा रही है? आपकी कैश जाएगी। हमारे यहाँ से 10,000 लेस हो गए। देखो ब्रैकेट का मीन्स होता है लेस करना, ठीक है? आप माइनस करने के लिए ब्रैकेट यूज करोगे। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है? और कॉमन लिखा है, इसका मतलब प्लस है। अब स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स में कोई नहीं, फर्नीचर बढ़ जाएगा 10,000 से। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कैश में से लेस होगा फर्नीचर। देखो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं कि हम एक ही ट्रांजैक्शन से दो चीजें इफेक्ट होती है। जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रही है, तो फर्नीचर तो बढ़ गया, कैश घट जाएगी, तो कैश में से हमने लेस कर दिया, फर्नीचर में ऐड कर लिया, ठीक है? बाकी कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स में। कैपिटल में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ही आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जहां आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो ही कैपिटल में शो होगा।
बाकी कैपिटल में कुछ शो नहीं होता है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट इक्वेशन, बस इतना सा करने के बाद अगला समीकरण तैयार कर लीजिएगा। हम अगला समीकरण तैयार करते हैं, न्यू इक्वेशन 1,65,000, 32,500, 20,000 एंड 10,000। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी जाके आपका सवाल सही चलेगा। इधर का टोटल करोगे 1,77,500 और 50,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखोगे आपका, रोहित को पूर्ण भुगतान कर दिया, कैश पेड टू रोहित। देखो यहाँ पे भी थोड़ा समझने लायक चीज है। रोहित से माल खरीदा था 50,000 का, ठीक है। पूर्ण भुगतान में आपने पैसा दिया है 48,500। आप यहां से पैसा दे रहे हो, इसका मतलब आपकी कैश कम हो गई। 48,500 आपने कैश पेमेंट कर दी, तो कैश यहां से जा रही है। सेकेंड ऑप्शन, स्टॉक में कोई नहीं होगा, डेटर्स में कोई नहीं, फर्नीचर में कोई नहीं, और पूर्ण भुगतान एक शब्द आता है फुली सेटलमेंट। पूर्ण भुगतान का मतलब होता है कि सामने वाला आपके जितना पैसा मांग रहा है आपने पूरा दे दिया। इस लाइन का मतलब ये है। वो मांग कितना रहा था 50,000, दिया कितना आपने 48,500, और कह रहे हो कि अब मैं आगे एक भी रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो आपका फाइनली फुली सेटलमेंट करके पैसा दे दिया है। तो जो बाकी का अमाउंट बचा 1,500 रुपये, वो आपके लिए प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों हुआ? देने कितने थे 50,000, दिए कितने हमने 48,000। तो जो 48,500 रुपए जो हमें 1,500 रुपए कम दिए हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करना है, लॉस है तो लेस करना है। हमने यहाँ पे 1,500 रुपए ऐड कर लिए और यहाँ से 50,000 पूरा हटा दीजिएगा। रोहित को आपने 50,000 पूरा पेमेंट कर दिया। फिर से आप नया समीकरण तैयार करोगे। इस तरह से आपको इस सवाल को कंप्लीट करना। देखिए आपके पास 3 ट्रांजेक्शन बचे, मैं ओरली एक बार बता देता हूं और आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा टाइम कंप्लीट हो रहा है। मनीष से रोकड़ प्राप्त की, कैश में ऐड करना, डेटर्स में से लेस कर देना। रेंट पे किया, कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस, और ड्राइंग के लिए कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस। ये तीनों काम करने। इसका सॉल्यूशन आप चाहो तो बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको वापस आपको सेंड भी कर लूंगा एज ए नोट्स के अंदर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आपको ये सवाल ट्राई करना है, नहीं समझ में आया तो बताना। और आज आपको मैंने बिजनेस के लिए लिंक भेजा है टेस्ट का, जो अभी जस्ट 11 बजे से स्टार्ट होगा। आप उसको स्टार्ट कीजिए, उस पेपर को सॉल्व करना और वापस उसे सबमिट करना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।